हाँ, तो अभी हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है। उसके बाद आप करो ये 12 पीपल का ही, आज पूरी पीडीएफ ही सोल्व कर लेंगे। 12 पीपल, 12 लोग बैठे। हाँ, बैंक के लिए और यूपी के हर एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन नंबर है 27 से 31, जो आपकी सीट में है। चलो, कहाँ गए मार्कर? सोल्व करो भाई, सोल्व करो जल्दी से। और जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे वो भी आगे मत बढ़ना, सोल्व करना पहले। चेक भी कर लेता हूँ कोई मिस टाइपिंग हो तो। Neither A nor D sits extreme end. सर वो लिंक फिर से सेंड कर दीजिए, फिर से सेंड कर दो। लो, भेज दिया भाई।
साउंड साउंड तो आ रहा है, साउंड सही है भाई। चलो, ए डी के तीसरा दाएं है और डी और ए अंतिम बिंदु पर नहीं है। उसके बाद V डज नॉट फेस ए, एक लाइन बोली उसने टी फेस डी, टी फेस डी, टी डी के सामने बैठा है। अब देखो, अब टी डी के सामने बैठा है तो डी यहां है तो टी यहां है, टी फिक्स। उसके बाद V does not face A and V does not sit at extreme line, V A के सामने नहीं है और V अंतिम छोर पर नहीं बैठता है। ठीक है, V अंतिम छोर पर भी नहीं है, A के सामने भी नहीं है। V ना तो यहां बैठ सकता और ना A के सामने बैठ सकता, यानी कि V या तो यहां होगा और या यहां होगा, इन दो जगह पे V होगा। अंतिम छोर पर नहीं है और A के सामने नहीं है। उसके बाद उसने बोला V इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T, V T का पड़ोसी नहीं है, V T का पड़ोसी नहीं है। अब V T का पड़ोसी नहीं है तो ये V नहीं हो सकता, एक सेकंड, ये V नहीं हो सकता और ये V नहीं हो सकता तो V फिक्स। जैसे V फिक्स, अगली लाइन, B सिट्स एक्सट्रीम एंड ओनली 2% सिट बिटवीन B एंड E, B एक अंतिम छोर पर बैठा है और B और E के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, B और E के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। B अंतिम छोर पर है और B और E के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो, B अंतिम छोर पर अगर यहां है, सॉरी नीचे वाली लाइन, ABCD तो नीचे बैठेंगे, B अंतिम छोर पर है, अगर B यहां है तो E यहां जाएगा और अगर B यहां है तो E यहां जाएगा। इस B और E के बीच में दो व्यक्ति बैठे, इस B और E के बीच में दो व्यक्ति बैठे। उसके बाद E डज नॉट फेस V, E डज नॉट फेस V, E V के सामने नहीं है, E V के सामने नहीं है। ये E कैंसल और जैसे ये E कैंसल तो ये B कैंसल, ये B कैंसल। उसके बाद 2% सिट बिटवीन R एंड Q, R और Q के बीच में दो व्यक्ति बैठे। अब देखो, दो व्यक्ति बैठे, इसका मतलब इन दोनों पे ही आएंगे और जगह तो है ही नहीं। R और Q के बीच में दो व्यक्ति बैठे, या तो R यहां आएगा, Q यहां आएगा, या Q यहां आएगा, R और Q आपस में बैठेंगे, बीच में दो व्यक्ति बैठे। और R इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ T, R और Q के बीच में दो व्यक्ति बैठे और R T का पड़ोसी नहीं है, R T का पड़ोसी नहीं है। तो यहां तो R हो नहीं सकता और R और Q के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि R Q फिक्स, R Q फिक्स। उसके बाद C डज नॉट फेस V, C V के सामने नहीं है, C V के सामने नहीं है, C यहां नहीं है तो C फिक्स और C फिक्स तो F फिक्स। ऊपर एक बंदा और चाहिए, P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R, P R का पड़ोसी नहीं है, P R का पड़ोसी नहीं है तो P यहां नहीं है तो P यहां है तो S यहां है। क्वेश्चन सोल्व। जैसे क्वेश्चन सोल्व, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। साउंड सही है भाई? बताया नहीं यार। अच्छा, बाद में गुरुजी साउंड, यस यस सर, वो सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है। सब्सक्राइब क्यों नहीं हो रहा है? बी दूसरी साइड आएगा, दूसरी साइड क्यों आएगा बी? बी यहां कैसे आएगा यार? बी यहां जाएगा। सही तो सोल्व किया है, कंफ्यूज कर देते हो। एक बार फिर से देख लो भाई, कहीं गलत सोल्व होता तो पूरा सोल्व ही नहीं होता। ए सिट्स थर्ड टू द राइट, बी वाली कंडीशन कहां है? बी सिट एट एक्सट्रीम एंड और बी और ई के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं और ई वी के विपरीत नहीं है। अगर आप, अरे यार, ई वी के विपरीत नहीं है, पूरा सोल्व कैसे हो गया? गड़बड़ होगी भाई।
शिट। हो, ये डिजिटल बोर्ड पे ना कई बार हम इतने पास हो जाते हैं, इतने करीब हो जाते हैं इन फ़ॉन्ट्स के कि यहां आकर के पढ़ना पड़ता है ऐसे, और यहां से पढ़ते हैं तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ई वी के विपरीत नहीं था, बी दूसरा मान लिया। दोबारा सोल्व करूंगा भाई शुरू से। देखो, ए डी का तीसरा दाया है, ए और डी अंतिम बिंदु पर नहीं है, तो डी यहां होगा, ए यहां होगा। थोड़ा स्पीड में करूंगा, ठीक है। डी, ए और डी अंतिम बिंदु पर नहीं है, टी का फेस डी के विपरीत है, वी ए और वी जो है ए के विपरीत नहीं है, और वी अंतिम बिंदु पर नहीं है, ठीक है। और वी टी का पड़ोसी नहीं है। टी का फेस डी की तरफ है, टी का फेस डी की तरफ हुआ, वी अंतिम बिंदु पर नहीं है, वी टी का पड़ोसी नहीं है, ए के विपरीत नहीं है, वी फिक्स। टी का पड़ोसी नहीं है, ए के विपरीत नहीं है, अंतिम बिंदु पर नहीं है, वी फिक्स। उसके बाद बी सिट्स एट एक्सट्रीम एंड और 2% सिट बिटवीन बी एंड ई, और ई वी के विपरीत नहीं है। बी और ई के बीच में दो व्यक्ति हैं, पहले मैंने बी और ई के बीच में एक व्यक्ति मान लिया, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो ये वी फिक्स, ये ई फिक्स, क्योंकि ई वी के विपरीत नहीं है। दो व्यक्ति थे, मैंने एक व्यक्ति करके सोल्व कर दिया, ठीक है। ये भी ई होगा, ठीक है। चलो, स्लाइटली छोटी सी मिस्टेक होगी। उसके बाद ओनली 1% सिट बिटवीन, ये सोल्व हो चुका, ई वी के विपरीत नहीं है। 2% आर और क्यू के बीच में बैठे हैं, और आर टी का पड़ोसी नहीं है। आर टी का पड़ोसी नहीं है, आर क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, आर टी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर इज, सी डज नॉट फेस वी, सी वी के विपरीत नहीं है, सी वी के विपरीत नहीं है, यहां सी नहीं है, तो यहां सी फिक्स, एफ फिक्स, ठीक। उसके बाद पी आर का पड़ोसी नहीं है, पी आर का पड़ोसी नहीं है, तो पी यहां नहीं जाएगा, पी यहां फिक्स, एस फिक्स। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? स्क्रीन छोटा करके इसी पेज पर सॉल्व कर दो। पहले मैंने ये सोचा था कि ऐसे करके ना, ऐसे छोटा कर लूं स्क्रीन को और इसी पेज पर सोल्व कर दूं, लेकिन उसमें मेरे को ये लगा कि कहीं आपको फ़ॉन्ट्स ना दिखाई दें। दिखाई दे रहे हैं एक बार? अरे फिर तो छोटे फ़ॉन्ट्स ले लेंगे यार। दिखाई तो दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं भाई? ऐसे दिखाई दे रहे हैं तो फिर उसी पेज पे सोल्व कर देते हैं। ये पेज पलटने की वजह से चीजों में गड़बड़ भी हो रही है। दिखाई दे रहे हैं क्या? करने की कोशिश करो। दिखाई दे रहे हैं तो फोन ठीक है, फिर इसी में सोल्व कर लेंगे भाई। अगली बार टाइपिस्ट को बोल दूंगा कि भाई फॉन्ट ही छोटा कर ले। हाँ, मैं तो फॉन्ट बड़ा इसलिए लेके आया। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, जगह है अपने पास। करो सॉल्व। फिर तो फॉन्ट और छोटे कर लेंगे। सीधा टाइपिस्ट को ही बोल दूंगा छोटे फॉन्ट कर लो लिया अगले पीपीटी में। मुझे लगा क्लियरली दिखाई दे। करो भाई, करो, सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सीट का कर रहे हैं हम 32 से 36 वाला। सीट में इसके बेस पे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, मैं सिर्फ सॉल्यूशन करवा रहा हूं। उन क्वेश्चन आप कर लेना वो, ठीक है। क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे सॉल्यूशन करने के बाद। करो।
आ जाओ भाई, बहुत है इतना टाइम। देखो 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, 8 प्रोफेशन है, दे आर नॉट नेसेसरी इन द मेंशन ऑर्डर, ठीक है। ठीक, उसके बाद M सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ O, M O का तीसरा बायां है, M O के बाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। O यहां है तो M यहां जाएगा, तीसरा बायां है। उसके बाद डॉक्टर इज इमीडिएटली राइट ऑफ M एंड M इज नॉट रिपोर्टर, ठीक। चिकित्सक M के निकटतम दाएं स्थान पर है और M पत्रकार नहीं है। डॉक्टर इमीडिएटली राइट है M के, तो डॉक्टर यहां होगा, और M रिपोर्टर नहीं है, इसको बाद में सोल्व करेंगे, क्योंकि M रिपोर्टर नहीं है, नहीं वाली कंडीशन बाद में सोल्व होती है। क्लियर नहीं है विनोद कुमार भाई? तुम ही मेरे को ये बोलते हो और तुम ही कह रहे हो क्लियर नहीं है। ले भाई, ले तो नए पेज पे कर देता हूं। अब तो क्लियर है। हर बच्चे की अलग डिमांड होती है, चलो यही क्लियर है तो अलग पेज पे कर देते हैं। लेफ्ट ऑफ O, M O के थर्ड लेफ्ट है, क्योंकि हर बच्चे को क्लियर हो जरूरी नहीं भाई, इसलिए ठीक है, अच्छी बात है, बता दिया। इसलिए लाइव रहा करो। देखो कंटेंट तो बाद में भी मिल जाता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं साथ के साथ अब लाइव नहीं होते, तो नहीं बताता कोई क्लियर नहीं है, और मैं सोल्व करवा देता और बाद में देखते, ठीक है। M O का तीसरा बायां है, M O का तीसरा बायां है, ठीक है। डॉक्टर इज इमीडिएटली राइट ऑफ M, M इज नॉट रिपोर्टर। डॉक्टर M का निकटतम दाएं है और पत्रकार नहीं है, ठीक है। डॉक्टर इमीडिएटली राइट है और O रिपोर्टर नहीं है, इसको बाद में सोल्व करेंगे। सॉरी, किसके लिए बोला है उसने? M पत्रकार नहीं है, M रिपोर्टर नहीं है, M रिपोर्टर नहीं है तो इसको बाद में सोल्व करेंगे। M रिपोर्टर नहीं है, क्योंकि नहीं है तो क्या है ये क्या पता, कुछ भी हो सकता है, बट रिपोर्टर नहीं है, बाद में देखेंगे तो भाई। उसके बाद R इज फोर्थ टू द राइट ऑफ P, R P के दाएं से चौथा, और R और P M का पड़ोसी नहीं है, ना R ना P M का पड़ोसी है, मतलब ना तो R है ना P है, ठीक है। नेबर ऑफ M, क्लियर। फोर्थ राइट है, देखो मैंने समझाया था पिछली 5 क्लास में कि 8 बंदों में अगर फोर्थ राइट हो या फोर्थ लेफ्ट हो, सीधा अपोजिट होगा, ठीक है। RP का फोर्थ राइट है, और M का पड़ोसी नहीं है, ना तो R है ना P है, तो RP का फोर्थ राइट है। अगर ये P है तो ये R होगा, और अगर ये P है तो इसका फोर्थ राइट ये R होगा। यहां हो नहीं सकते अपोजिट, क्योंकि R और P M का पड़ोसी नहीं है। यहां हो नहीं सकते, O बैठा है, तो RP फिक्स। जैसे ही RP फिक्स, अगली लाइन में बढ़े। T इज ए टीचर, सिट्स थर्ड द राइट ऑफ डॉक्टर। T एक अध्यापक है, शिक्षक है, और चिकित्सक के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, T एक टीचर है, डॉक्टर के तीसरे स्थान पे है, डॉक्टर का दाएं तीसरा, राइट ये होगा, डॉक्टर का राइट। T एक टीचर है और डॉक्टर के तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। उसके बाद शॉपकीपर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरे स्थान पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर, दुकानदार बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो शॉपकीपर सेकंड लेफ्ट है टीचर के, टीचर का सेकंड लेफ्ट शॉपकीपर है, ये होगा टीचर का सेकंड लेफ्ट,
उसके बाद पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, चित्रकार मतलब पेंटर एम के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, पेंटर एम के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एम का दूसरा बायां पेंटर होगा, ठीक। उसके बाद एस एक क्रिकेटर है और टी और पी के बीच में बैठा है, एस एक क्रिकेटर है और टी और पी के बीच में बैठा है, ठीक है, टी और पी के बीच में बैठा है। अब देखो पी अभी फिक्स नहीं था, अब फिक्स हो जाएगा, ये पी नहीं हो सकता क्योंकि टी और पी के बीच में एस यहां नहीं आ सकता, ओ ऑलरेडी बैठा है, तो ये पी नहीं हो सकता, ये पी नहीं हो सकता तो ये आर होगा, और ये आर होगा तो पी फिक्स, और पी फिक्स तो एस फिक्स, टी और पी के बीच में बैठा है और एस एक क्रिकेटर है, एस एक क्रिकेटर है। उसके बाद एन इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, एन टी का तीसरा बायां है, ठीक है। उसके बाद नहीं एक लाइन छोड़ दी, द अकाउंटेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर, अकाउंटेंट लेखपाल, अकाउंटेंट क्रिकेटर के दाएं दूसरे स्थान पे है, क्रिकेटर के दाएं दूसरे स्थान पे है, लेखपाल क्रिकेटर के दाएं दूसरे स्थान पे अकाउंटेंट ये होगा, ठीक है। उसके बाद एन सिटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, एन टी के बाएं तीसरे स्थान पे है, टी का तीसरा बायां, टी का तीसरा बायां एन, टी का तीसरा बायां एन। अब एक व्यक्ति बचा कौन, नाम क्या है एल, एल एक व्यक्ति बचा जो यहां। अब देखो प्रोफेशन में 6 फिक्स हो चुके हैं, ना तो ओ का प्रोफेशन पता ना एम का प्रोफेशन पता। अब मैंने जो बात बोली थी, मैंने ये बात बोली थी कि जो हिडन कंडीशन हो उनको साइड में रख लेना, मतलब हिडन मतलब जो सोल्व ना हो, जो सोल्व ना हो उनको साइड में रख लेना। उसका फायदा ये है अगर मैं ये यहां साइड में नहीं रखता तो पहला कंफ्यूजन ये होता कि यार सारी लाइन तो सोल्व कर चुका, तो एम और ओ के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब एम के लिए आइदर और आंसर है, ओ के लिए आइदर और आंसर है। पहला कंफ्यूजन तो ये होता जो आपकी सारे क्वेश्चन गलत करवा देता। और मजे की बात ये है कि ऐसे क्वेश्चन के बेस पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये गलत हो गया, कई बच्चे ये सोचते हैं सर इसको सोल्व करने में तो टाइम लग रहा है, हाँ टाइम लग रहा है, लेकिन ये भी तो देखो टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन भी तो 5 हो रहे हैं, इसके बेस पे एक तो पूछेगा नहीं, इतने टिपिकल क्वेश्चन के बेस पे वो एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बेवकूफ है फिर वो 10 भी पूछ लेता कई बार, क्योंकि उसको पता है कि इसको सोल्व करने में टाइम लगेगा। और 5 मिनट बच्चा टाइम लगाए इस पे, 4 मिनट लगाए, पता चले एक क्वेश्चन पूछा है, इससे अच्छा ना सोल्व करते। तो एक नहीं पूछता, 5 पूछता, 6 पूछता, 7 पूछता है, 10 पूछता है, ठीक है। तो टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी तो पूछेगा। लेकिन अगर ये गलत कर दिया, मैं ये कह रहा हूं अगर आपको 4 मिनट लग रहा है उससे अच्छा आप 5 लगा लो, जिसके बेस पे 5 पूछ रखे हैं। 3 मिनट लग रहा है उसके से अच्छा 4 मिनट लगा लो, जबरदस्ती 4 मिनट नहीं अंगड़ाई लेने में। कहने का मतलब यह है कि इसको बिल्कुल सही सोल्व करना, टाइम टेंशन मत लेना, और इतना भी टाइम मत लगाना कि आधे घंटे में सोल्व कर रहे हो, है ना। तो इसको, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो 5 के 5 गलत। दूसरी चीज, ये लाइन नहीं लिखते तो आपके माइंड में क्या जाता कि यार या तो ये आइदर और 2 प्रोफेशन बचे हुए आइदर और में आएगा, या फिर आप पता क्या करते, यार कोई लाइन छोड़ दी, और कौन सी लाइन छोड़ दी पता नहीं, फिर पूरे को फिर पढ़ते। इसलिए ये जो भी कंडीशन सोल्व ना करो, या तो सोल्व होनी चाहिए, नहीं सोल्व हो कोई कंडीशन, कोई लाइन सोल्व नहीं हो रही तो उसको लिखना जरूर। अब जैसे ही ये सारे सोल्व हुए, मैंने लिख रखी थी, तो इस लाइन को सोल्व कर दिया। अब सामने रखा हुआ है, एम रिपोर्टर नहीं है तो ओ रिपोर्टर है। एम के लिए फिक्स, एम के लिए क्या फिक्स बच गया, रिपोर्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, कि अकाउंटेंट, पेंटर, सुपरवाइजर बच गया, सुपरवाइजर एम के लिए बच गया। क्लियर हो गया ये हिडन कंडीशन यहां लिखने का रीजन क्या होता है। जो कंडीशन नहीं सोल्व करे उसको लिखना जरूर।
स्क्वायर टेबल वाला क्वेश्चन है भाई। देखो मैं आज प्रोफेशन के भी क्वेश्चन लेके आया हूं, एक सेंटर की तरफ एक बाहर की तरफ वो क्वेश्चन भी लेके आया हूं, और 12 बंदों का वो क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं। ये स्टार क्या लिख रखा है, चेक करता हूं एक बार। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। मत सोल्व करना, रुको। क्यू है ये की जगह टाइपिस्ट ने ओ समझ लिया। क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ये क्यू है। ठीक है, क्यू एम के तीसरा बाया है। एम डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइड्स। एम डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइड, ये स्टार कुछ नहीं है। ठीक है, ओनली 1% सिट बिटवीन क्यू एंड आर। ओरिजिनल सीट में ओनली 1% सिट बिटवीन क्यू एंड आर। ठीक है, आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम। ठीक है, टी फेस सेंटर, टी फेस सेंटर नेबर ऑफ आर। ठीक है, अब ठीक है भाई। K is not immediate neighbor of R, K is not immediate neighbor of R। अब ठीक है, ये लाइन हटा दो बस। करो, सॉल्व करो। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, देखो स्क्वायर के चारों तरफ बैठे, जो द वन हु सिट फोर कॉर्नर आउटसाइड, कॉर्नर पे आउटसाइड है। ठीक है, कॉर्नर पे आउटसाइड है, तो ठीक है, कॉर्नर पे आउटसाइड है। और भुजाओं पर सेंटर की तरफ है, भुजाओं पर सेंटर की तरफ है। ठीक है, उसके बाद P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। P S का दाएं तीसरे स्थान पर और S फेस द सेंटर। S फेस द सेंटर, S का मुंह केंद्र की तरफ है। केंद्र की तरफ है तो केंद्र वालों पे S बैठा दो, और थर्ड राइट है P, P बैठा दिया। S का तीसरा दाया, केंद्र की तरफ तो राइट ऐसे ही होगा। ठीक है, उसके बाद Q sits third to the left of M, M does not sit in the middle of the side। अब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां देखो, Q M के बाएं तीसरे स्थान पे है और M वर्ग के भुजा के मध्य में नहीं बैठता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि एक सेंटर की तरफ एक बार की तरफ, एक सेंटर की तरफ एक बार की तरफ, एक सेंटर की तरफ एक बार की तरफ, एक सेंटर की तरफ एक बार की तरफ हो, तो ओड पोजीशन थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ वो आपस में अलग अलग डायरेक्शन होंगी।
तो आपस में अलग अलग डायरेक्शन होंगी। तो उसने बोला क्यू एम के तीसरा बायां है। अब एम किस तरफ है ये पता चले पहले तो, और एम भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा, भुजाओं के मध्य में नहीं बैठा तो कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है तो एम इन तीनों में से एक जगह आएगा। तो एम का फेस बाहर की तरफ हुआ। इनडायरेक्ट वे से उसने कहा एम फेस आउटसाइड। इसका मतलब यह है कि एम भुजाओं पर नहीं बैठा तो कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर पे बैठा तो बाहर की तरफ है, और क्यू अंदर की तरफ है। थर्ड पोजीशन अलग होती है, ठीक है। एम बाहर की तरफ फेस है और क्यू थर्ड लेफ्ट है। अब बाहर का लेफ्ट राइट बदल जाएगा। एम अगर यहां है तो क्यू थर्ड लेफ्ट यहां जाएगा, इसका लेफ्ट ये होगा। अगर ये सेंटर की तरफ होता तो इसका लेफ्ट ये होता, ये बाहर की तरफ है तो इसका लेफ्ट ये होगा, ठीक है। और क्यू एम का तीसरा बायां, एम अगर यहां है तो इसका थर्ड लेफ्ट क्यू यहां होगा, और एम अगर यहां है तो इसका थर्ड लेफ्ट क्यू नहीं हो सकता, एस बैठा है। तो यानी कि ये एम नहीं हो सकता, दो एम हो सकते हैं और दो क्यू हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद ओनली 1% सिट बिटवीन क्यू एंड आर, आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम। क्यू और आर के मध्य एक व्यक्ति बैठा है और आर एम का पड़ोसी नहीं है, आर एम का पड़ोसी नहीं है, और क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है और आर एम का पड़ोसी नहीं है। अब देखो क्यू हमारे पास दो थे, क्यू हमारे पास दो थे, इस M1 के अकॉर्डिंग Q1 है, इस M2 की अकॉर्डिंग Q2 है, ठीक है। उसने बोला, उसने ये लाइन बोली है कि Q और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। Q1 के बारे में सोचो, Q और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो Q1 अगर है तो R यहां नहीं हो सकता क्योंकि R M का पड़ोसी बन जाएगा। Q1 ठीक है तो M1 ठीक है, और Q और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है और R M का पड़ोसी बन जाएगा। तो Q अगर ये ठीक है, पता नहीं कौन सा है, बट अगर ये ठीक है तो R यहां जाएगा। अब आप कहोगे गुरुजी यहां भी नहीं जा सकता क्योंकि M का पड़ोसी नहीं बन गया। ना 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 बच्चे ना, M ये नहीं है। अगर हम ये Q मान रहे हैं तो M ये नहीं है, क्योंकि ये Q इस M के अकॉर्डिंग है। अगर ये Q ठीक हुआ बाद में देखेंगे, बट अगर ये Q ठीक हुआ तो ये M ठीक होगा, तो यहां तो M है ही नहीं। अब इस Q2 के अकॉर्डिंग सोचो, अगर ये Q ठीक है तो Q और R के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, R यहां नहीं हो सकता, तो R यहां हो सकता है। Q और R के बीच में ये ठीक है, R यहां हो सकता है। या तो एक ही में ही दो पॉसिबिलिटी लेकर के चल लो, या दो अलग अलग बना लो। दो अलग अलग बना करके तो कई क्वेश्चन करवा दिए, तो एक में ही पॉसिबिलिटी लेकर के चलना सिखा देता हूं, ठीक है। अब हां ये ध्यान रहे कि ये Q1 है तो ये इस M1 के अकॉर्डिंग है, और ये Q2 है तो ये M2 के अकॉर्डिंग है। इस Q के अकॉर्डिंग ये R है, मतलब ये Q अगर ठीक हुआ, पता नहीं कौन सा होगा, बट ये Q अगर ठीक हुआ तो ये R2 ठीक होगा, और ये Q1 ठीक हुआ तो ये R1 ठीक होगा। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी गायब हो जाएगी। आगे, T फेस द सेंटर, K इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R। T का मुंह केंद्र की तरफ है, T का मुंह केंद्र की तरफ है। अब T का मुंह केंद्र की तरफ है, ये तो सोल्व कर ही नहीं सकते। T का मुंह केंद्र की तरफ है, ये तो सोल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि केंद्र की तरफ तो कोई पोजीशन अभी मतलब अभी फिक्स ही नहीं है। तो आगे बढ़ो। K इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R, K R का पड़ोसी नहीं है। ये दो कंडीशन बची हुई हैं, K R का पड़ोसी नहीं है। अब K तो अभी आया ही नहीं है, बाद में देखेंगे। T फेस द सेंटर, ऐसे केस में या तो दो अलग अलग बना करके चलने पड़ेंगे, या एक में ही पॉसिबिलिटी अगर मान के चल रहे हो तो इन दोनों कंडीशन से एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाए।
अबे यार, आज हो क्या रहा है? आज किस्मत ही खराब है। कब से साउंड गया? आपने ऑडियो गई सर 3:12 पे लिखा था। आज तो किस्मत ही खराब है। कभी चीजें गलत पढ़ दे रहा हूं और समझाते वक्त ऑडियो चली गई। ओए माइक, क्यों बैंड बजाने पे तुला हुआ है? सारा क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा फिर तो है? सारा क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। कहां से वॉइस गई? आ जाओ भाई। कोई नहीं भाई, दोबारा समझाते हैं और क्या करेंगे, एनर्जी दोबारा लग जाएगी अपनी। तो माइक भी महान हो गया। कभी टाइप आ जाओ। सारा क्वेश्चन, हाँ अब की बार मैं ना जब क्वेश्चन समझाते समझाते, यार मेरा नेचर ऐसा है, मतलब अगर मैं किसी चीज में खो जाता हूं ना तो इतना खो जाता हूं हद से ज्यादा। मैं क्वेश्चन समझाते 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 कमेंट पढ़े ही नहीं। मैं बाद में पढ़ूंगा यार, चाहे दोबारा रिपीट करना पड़ जाए, किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार पूरा समझाता दूं। तो कमेंट कर रहे थे आप कि वॉइस नहीं आ रही, मैं क्वेश्चन में खोया। और ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत यह भी है, अगर ऐसे क्वेश्चन को बीच में छोड़ देना और ध्यान कहीं और चला जाए तो कंडीशन भूल जाते हैं। आप भी जब सोल्व करो ऐसे क्वेश्चन को अगर बीच में छोड़ के कहीं और ध्यान चला गया तो कंडीशन भूल जाते हैं, सारा क्वेश्चन गायब एकदम से। दोबारा सॉल्व करता हूं भाई। और इतने अच्छे से समझाने लग रहा, पूरी एनर्जी लगाने लग रहा और पूरी डेडिकेशन से समझा रहा कि आज तो ये क्वेश्चन इतना क्लियर करूंगा कि एक ही कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं। दो कंडीशन, एक ही डायग्राम में दो कंडीशन कैसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ। P sits third to the right of S। अब की बार कमेंट पे ध्यान रखूंगा। P sits third to the right of S। P S के दाएं तीसरे स्थान पे और S का फेस सेंटर की तरफ है। S केंद्र की तरफ मुंह है, ठीक है। S केंद्र की तरफ मुंह है, P थर्ड राइट है। S फिक्स, P फिक्स। उसके बाद O sits third to the left of M। M does not on the middle of side। ठीक, O M का तीसरा बायां है और M मिडल पे नहीं है। M मिडल पे नहीं है तो कॉर्नर पे है। M यहां है, M यहां है या M यहां है। और O थर्ड लेफ्ट है, M मिडल पे नहीं है। उसने क्या बोला? M मिडल पर नहीं है। यहां क्यों नहीं था? O था, सॉरी O नहीं था, Q था। QM का तीसरा बाएं से तीसरे स्थान पे है। QM के बाएं से तीसरे स्थान पे है। Q इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ M। ठीक है, Q इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ M। M भुजाओं पर नहीं है यानी कि कॉर्नर पे है। Q थर्ड लेफ्ट है M के। इस M के थर्ड लेफ्ट नहीं हो सकता Q, S बैठा है। इस M के थर्ड लेफ्ट नहीं हो सकता Q, S बैठा है। इसका मतलब इस M के थर्ड लेफ्ट बैठेगा Q या इस M के थर्ड लेफ्ट बैठेगा Q। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा। कौन सा होगा नहीं पता। ठीक है, दोनों में से कोई एक ठीक होगा। इसमें मैंने मान लिया कि ये M ठीक है, या आप ये M ठीक मान लो, कोई भी मान लो। मैंने मान लिया ये M ठीक है, तो थर्ड लेफ्ट Q जाएगा। बाहर की तरफ लेफ्ट राइट बदल जाएगा, ध्यान रखना। थर्ड लेफ्ट Q जाएगा, इस M के अकॉर्डिंग थर्ड लेफ्ट Q जाएगा, इस M के अकॉर्डिंग। दोनों में से कोई एक ठीक होगा, कौन सा ठीक होगा पता नहीं। अब यहां पर Q1 M2 मानने की जरूरत नहीं है, जब दो डायग्राम मान लिए तो। अगर एक में ही होता तो मैं Q1 M1 मानता, दो मान लिए तो Q1 M1 मानने की जरूरत नहीं है, दो डायग्राम अलग अलग बना लिए। ठीक है, QM के थर्ड लेफ्ट है।
ठीक है। उसके बाद उसने बोला ओनली 1% सिट बिटवीन क्यू एंड आर, आर इज नॉट नेबर ऑफ एम। ठीक, केवल एक व्यक्ति आर और में एम के बीच में बैठा है और आर एम का पड़ोसी नहीं है। ठीक, क्यू और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है क्यू और आर के बीच में। इस क्यू के अकॉर्डिंग ये आर ठीक है और इस क्यू के अकॉर्डिंग ये आर ठीक है। कौन सा होगा ठीक पता नहीं, क्योंकि उसने बोला क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, आर एम का पड़ोसी नहीं है। ये नहीं हो सकता क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, क्योंकि आर एम का पड़ोसी बन जाएगा, तो ये आर होगा और इस क्यू के अकॉर्डिंग ये आर होगा। ठीक है। उसके बाद उसने बोला टी फेस द सेंटर और के एम का पड़ोसी नहीं है। टी फेस द सेंटर, टी का मुख केंद्र की तरफ है, टी का मुख केंद्र की तरफ है। इसके अकॉर्डिंग टी यहां होगा और इसके अकॉर्डिंग टी यहां होगा। उसके बाद उसने क्या बोला, उसने बोला के इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर, के आर का पड़ोसी नहीं है। अब के आर का पड़ोसी नहीं है, यहां तो जगह एक ही बच गई, के या तो यहां होगा के यहां होगा, और के आर का पड़ोसी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन गलत, क्योंकि यहां के आर का पड़ोसी नहीं हो सकता, के आर का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो वो कंडीशन गलत, वो कंडीशन गलत, तो बच गया एक, के आर का पड़ोसी नहीं है, यहां के नहीं हो सकता, यहां के होगा, यहां एल होगा। क्वेश्चन सोल्व। ठीक, क्लियर। ये 12 वाला है। हाँ ये करो जल्दी से, अब तो वो ऐसा आ रही होगी ना। पूरी शीट सॉल्व करवा दूंगा आज। सिटिंग एलिमेंट 2, सिटिंग एलिमेंट 1 आप खुद कर लेना, क्योंकि वो एसएससी लेवल है। ठीक है, और आज सिटिंग एलिमेंट खत्म हो जाएगा। करो करो जल्दी सॉल्व करो भाई। हुआ सॉल्व? यहाँ 7 लिखा हुआ, ठीक है।
बी डज नॉट, यहां 2 लिखा हुआ है। आ जाओ भाई, मैं सॉल्व करवाता हूं। तो देखो 8 लोग बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस है, ठीक है। सी, हिंदी में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो मैं साथ के साथ चेंज करूंगा। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। 8 लोग बैठे हैं भाई। सी एच के तीसरा दाया है, सेंटर की तरफ फेस है तो लेफ्ट राइट ऐसे चलेगा। सी एच का तीसरा दाया है, ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ एच। सी एच के दाएं तीसरे हैं। एच स्टडी इन 8th, एच कक्षा 8 का अध्ययन करता है, ठीक है। एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पे है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। एफ ई का दूसरा बायां है और एच 8वें में पढ़ता है। एच 8वें में पढ़ता है, एच 8वें में कर दिया, और एफ ई का दूसरा बायां है। अब देखो एफ ई नहीं पता, नहीं सोल्व कर सकते तो साइड में रख दो, लेकिन लिख जरूर लो एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ दूसरा बायां है ई के। अब ई पता नहीं तो एफ कैसे सोल्व करें, बट अगर नहीं लिखते तो बाद में दिक्कत करता है। ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी और एच। अब देखो ई सी और एच का पड़ोसी नहीं है, ई सी और एच का पड़ोसी नहीं है। अब ई जो है ना तो यहां हो सकता ना यहां हो सकता, तो ई के लिए 2 जगह बच गई। और एफ ई का दूसरा बायां है, ई का दूसरा बायां एफ नहीं हो सकता, ये इस ई का दूसरा बायां एफ नहीं हो सकता है। इसका मतलब ई के लिए 1 जगह बच गई, और ई के लिए 1 जगह बच गई तो एफ फिक्स, और ये कंडीशन सोल्व, टिक कर दिया मतलब सोल्व, एफ फिक्स, ठीक, क्लियर, डन भाई, यहां तक क्लियर ना, ठीक है। एच का तीसरा दाया तीसरा राइट सी था, एच 8वें में पढ़ रहा था, एफ ई का दूसरा बायां था, और ई जो है पड़ोसी नहीं था, सी का भी नहीं था, एच का भी नहीं था और सी का भी नहीं था, तो ई के लिए 1 ही जगह बची। उसके बाद 3 people sit between H and standard 7। H और 7 विद्यार्थियों के बीच में 3 लोग बैठे हैं। देखो 8 बंदों में जब 3 लोग बीच में बैठे हैं, इसका मतलब 4th पोजीशन, इसका मतलब अपोजिट। 4th पोजीशन अपोजिट होता है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ठीक है। H और 7वीं के बीच में 3 लोग बैठे, H और 7वीं के बीच में 3 लोग बैठे, यानी कि 7वीं क्लास फिक्स। जैसे ही 7वीं क्लास फिक्स, एच सी एंड ऑल्सो दियर नेबर डू नॉट स्टडी इन सेकेंड, ठीक। एच सी तथा उनके निकटतम पड़ोसी 2 में नहीं पढ़ते। एच नहीं पढ़ रहा, सी नहीं पढ़ रहा, उनके पड़ोसी भी नहीं पढ़ रहे। अब देखो 2 कक्षा के लिए एच नहीं पढ़ रहा, एच के पड़ोसी नहीं पढ़ रहे, यहां 2 नहीं हो सकता, यहां 2 नहीं हो सकता, यहां 2 नहीं हो सकता क्योंकि सी का पड़ोसी नहीं पढ़ रहे, यहां 2 नहीं हो सकता क्योंकि सी भी नहीं पढ़ रहा, तो या तो 2 यहां होगा या 2 यहां होगा। दोबारा सुनो, एच दूसरे में नहीं पढ़ रहा, वो तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ रहा, 8वीं में पढ़ रहा है। एच के पड़ोसी भी नहीं पढ़ रहे, यानी कि 2 यहां नहीं हो सकता, 2 यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि सी के पड़ोसी नहीं पढ़ रहे, 2 यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि सी भी नहीं पढ़ रहा। उसने क्या बोला, एच सी एंड ऑल्सो दियर नेबर, एच सी और उनके पड़ोसी, ना तो एच और ना सी और ना उनके पड़ोसी, ठीक है। ओनली 1 person सिट बिटवीन सेकंड एंड जी, 2 और जी के बीच में एक ही व्यक्ति बैठता है, 2 और जी के बीच में एक ही व्यक्ति बैठता है। अब देखो 2 ये नहीं हो सकता, ये 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 और जी के बीच में एक ही व्यक्ति बैठता है, जी यहां नहीं हो सकता, जी यहां नहीं हो सकता, तो ये 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 और जी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठता है। अगर ये 2 ठीक हुआ तो जी यहां हो नहीं सकता, अगर ये 2 ठीक हुआ तो जी यहां हो नहीं सकता, इसका मतलब यहां से 2 गायब, ठीक है। 2 और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठा, 2 ये हुआ तो जी ये जाएगा, 2 ये हुआ तो जी ये जाएगा, क्योंकि यहां तो जी जा नहीं सकता, है कि नहीं, क्लियर। इज नॉट नेबर ऑफ सी और एच,
ये लाइन सोल्व कर दी, ई सी और एच का पड़ोसी नहीं है। अब देखना कई बार पता क्या होता है, कई बार ये होता है कि कोई लाइन छूट जाती है, और अगर कोई लाइन छूट गई तो गए। मैंने ये जानबूझ के ऐसा किया कि जैसे ही कोई कंडीशन सोल्व ना करो, देखो कंडीशन या तो सोल्व होनी चाहिए या साइड में लिखी होनी चाहिए, कोई भी कंडीशन यहां नहीं बचनी चाहिए। यहां अगर कोई कंडीशन छोड़ दी ना तो क्वेश्चन लास्ट में दुखी करेगा, लास्ट में दुखी करेगा। एक कंडीशन थी, द वन हु स्टडी इन फर्स्ट इमीडिएटली नेबर ऑफ ई, वह जो कक्षा 1 का अध्ययन करता है ई का निकटतम पड़ोसी है। अब ये लाइन छोड़ दी बाई चांस आपने तो गए आप, कंफ्यूज होता लास्ट में, छोड़ के देख लेना। ई का पड़ोसी है 1 में पड़ता है, ये तो 2 फिक्स हो चुका तो 1 में ही यहां पड़ता है। अब जी का 1 मिलता ही ना लास्ट में, ठीक है। तो या तो कंडीशन सोल्व होनी चाहिए, नहीं सोल्व हो तो यहां लिखा होना चाहिए। ई का पड़ोसी पहली कक्षा में पढ़ता है, ना तो यहां लिखा और ना यहां हिडन में लिखा, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट 3 and 4th आर इमीडिएटली नेबर टू ईच अदर, और सी तीसरी और चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता। तीसरी और चौथी कक्षा के पड़ोसी हैं आपस में, और सी तीसरी और चौथी, सी न तो कक्षा 4 में पढ़ता न कक्षा 3 का अध्ययन करता है, ठीक है। सी जो है तीसरी और चौथी में नहीं है, और तीसरी और चौथी पड़ोसी हैं। अब देखो तीसरी चौथी पड़ोसी हैं तो यहां तो आ नहीं सकते क्योंकि तीसरी चौथी में सी नहीं पढ़ रहा, तो तीसरा यहां हो सकता है, चौथा यहां हो सकता है, या तीसरा यहां हो सकता है, चौथा यहां हो सकता है। दोनों आपस में पड़ोसी हैं और सी नहीं पढ़ रहा, ठीक है। उसके बाद ओनली 1% सिट बिटवीन ए एंड स्टूडेंट 5, ए और 5 के बीच में एक व्यक्ति है। अब 5 तो डिसाइड ही नहीं है कहां है, बट ये फिक्स हो चुके, तीसरा चौथा कौन सा होगा पता नहीं, बट होगा तीसरा चौथा ही। तो 5 के लिए 2 ही जगह बची, 5 के लिए 2 ही जगह बची है ना। बाकी तो ये 1 के लिए फिक्स हो चुकी है, 8 के लिए फिक्स हो चुकी है, 7 के लिए, 2 के लिए, ये 3 या 4 के लिए हो चुकी है, 3 या 4 के लिए हो चुकी, तो 5 के लिए 2 ही जगह बची। और उसने क्या बोला कि उसने बोला कहां गया, ओनली 1% सिट बिटवीन 2 and जी, ये तो हो चुका नेबर ऑफ सी, हाँ। ओनली 1% सिट बिटवीन ए एंड 5, ठीक। ए और 5 के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ए और 5 के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब ये 5 है अगर ठीक, तो यहां ए नहीं जा सकता, एक व्यक्ति बीच में बैठा करके, एफ फिक्स हो चुका। ये 5 अगर ठीक है तो यहां ए नहीं जा सकता, ये 5 अगर ठीक है तो ए नहीं जा सकता, एक व्यक्ति बैठा 5 और ए के बीच में, इसका मतलब ये 5 गड़बड़ है, गलत। 5 फिक्स तो ए यहां जाएगा या यहां जाएगा, ए यहां जाएगा या यहां जाएगा। 5 और ए के बीच में एक व्यक्ति बैठा, 5 और ए के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। उसके बाद ए 2 या 3 में नहीं पढ़ रहा, ए 2 या 3 में नहीं पढ़ रहा, और बी 2 में नहीं पढ़ रहा, ए 2 या 3 में नहीं पढ़ रहा। अब ए 2 या 3 में नहीं पढ़ रहा तो 2 में तो पढ़ नहीं रहा, तो ए गायब। तो 3 में नहीं पढ़ रहा तो यहां से भी ए गायब कर दोगे ना, 2 जगह से गायब नहीं हो सकता, 2 जगह से गायब नहीं हो सकता। ए वहां से गायब हो चुका, यहां 3 में नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब यहां से 3 गायब होगा, यहां से 3 गायब होगा, इसका मतलब यहां से 3 गायब होगा, तो यहां से 3 गया तो 3 फिक्स हो गए यहां, और 4 फिक्स हो गए यहां, ठीक है। तो 6 फिक्स हो गए यहां, ठीक। उसके बाद बी 2 में नहीं पढ़ रहा, बी 2 में नहीं पढ़ रहा, बी 2 में नहीं पढ़ रहा तो 3 में पढ़ेगा, 2 ही जगह तो खाली थी, 2 और 3 की, 2 में नहीं पढ़ रहा तो 3 में पढ़ेगा, और 3 में पढ़ेगा तो ए बी सी डी कहां है, डी यहां है। हो गया क्लियर भाई, डन, क्लियर ना। चलो तो उसके बाद ये सोल्व करो। नेट इश्यू नहीं भाई, नेट इश्यू नहीं है। स्वप्ना साहू, नेट आपका इश्यू हो सकता है, नेट इश्यू नहीं है, सब कुछ ओके चल रहा है अभी तो।
करो करो जल्दी सॉल्व करो। हो गया? अरे चेक तो कर लूं तब तक। अरे क्वेश्चन चेक करना पड़ रहा आज। V sits third to the right of S, ठीक है। S and F, S face F and F does not act extreme end. D third to the right of C, R face C. The one facing E third to the right of P. B and P are not an extreme end. D is not neighbor of V. A is not immediate neighbor of C. सही है भाई, क्वेश्चन सही है बिल्कुल, कोई गड़बड़ नहीं है। इसको थोड़ा सा तो छोटा कर सकते हैं ना, पर यार ये लाइन गलत दे दी। चलो इतना तो छोटा कर ही सकते हैं ताकि मैं इसी पेज पर सोल्व कर दूं, है ना। इतने छोटा करने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, दिखाई दे रहा है। चलो सर प्लीज पहले एसएससी वाले चैप्टर करवा दो। एसएससी तक हो जाएगा, सब हो जाएगा भाई। एक चीज बताओ ना यार, पहले एसएससी वाले करवा दो, पहले एसएससी वाले नहीं करवाए। एक बात बताओ यार, एसएससी और बैंक की इतनी लड़ाई क्यों करते रहते हो आप लोग? पहली चीज सुनो, ध्यान से सुनना। ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये एसएससी है और ये है बैंक। कंप्लीट डिटेल बता रहा हूं पहले भाई, बस 1 मिनट लगेंगे। बहुत सारे बच्चों का इल्यूजन दूर होगा, खास करके एसएससी वालों का। एसएससी वालों का खास करके याद रखना, एसएससी वाले। ये एसएससी है, ये बैंक है। अब सुनो, एसएससी में क्या क्या है? दिल्ली पुलिस, DSSB और आपके CHSL, CGL, MTS, CPO, स्टेनो, अदर स्टेट। इनमें आता है एसएससी सिलेबस। अब बैंक का सिलेबस, SBI, IBPS, PO, क्लर्क दोनों, स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO तीनों,
आरआरबी, आरआरबी रेलवे वाला आरआरबी नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई लगा लो, और रूरल बैंक, रूरल बैंक और आरबीआई, एलआईसी एंड इंश्योरेंस के एग्जाम, यूपी स्टेट ओल एग्जाम, इन सब में बैंक का सिलेबस तो आता ही है, प्लस एसएससी का भी आता है। इन सब में सिर्फ एसएससी का सिलेबस आता है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, कुछ चैप्टर अलग हैं, जैसे इनपुट आउटपुट है, अलग है। बट अगर कोई चैप्टर सेम है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग एग्जांपल ले लिया, सिटिंग एग्जांपल ले लिया, तो ये लो लेवल रहता है और ये हाई लेवल रहता है। ठीक है, मैंने 5 क्लास एसएससी की सिटिंग अरेंजमेंट कराई, 2 क्लास मैंने हाई लेवल कराई, क्योंकि ये 2 क्लास इन 5 पे डिपेंड है। ये 2 क्लास इन 5 पे डिपेंड है, और बाद में एक दो क्लास और लूंगा हाई लेवल के, और भी हाई लेवल के क्वेश्चन ला करके। ठीक है, नया टॉपिक शुरू कर दूंगा। अब पहले मैंने एसएससी कराया, अब कुछ बच्चे एसएससी का टारगेट लेके बैठे हैं, वो बोलते हैं पहले ये कराओ। कुछ बच्चे यूपी स्टेट का टारगेट लेके बोलते हैं, वो बोलते हैं ये कराओ। इसलिए आपकी मैं सुनूंगा ही नहीं। एसएससी आने वाला है तो यूपीएसआई भी तो आने वाला है। मैं यूपीएसआई वाले बच्चे की सुनूं, मैं एसएससी वाले बच्चे की सुनूं? मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। मैं मेरे अकॉर्डिंग जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो कराऊंगा। ये एक रीजन है कि मैं पहले कौन सा टॉपिक लेता हूं, बाद में कौन सा लेता हूं, बाद में कौन सा लेता हूं। इवन मेरी जो बुक है उसमें भी मैंने सिस्टमेटिक वे से चैप्टर डाल रखे हैं, क्योंकि पढ़ाई सिस्टमेटिक वे से होनी चाहिए ना। मैंने ब्लड लेसन अभी तक क्यों नहीं कराया? क्योंकि ब्लड लेसन बच्चे को तब समझ में आता है जब बच्चे का दिमाग तेज हो जाता है, जब बच्चे का दिमाग तेज हो जाता है ना। रेलवे भी लो भाई, रेलवे भी लिख दिया, लो कमाल हो यार। और भाई 1-2 एग्जाम रह गया तो वो भी इसमें आता है। ठीक है, हाँ, तो सारे बच्चों के पूरे मार्क्स देने का दावा किया मैंने, तो पूरे के पूरे मार्क्स कैसे आएंगे? जब मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तभी तो आएंगे। मैं सीधा सिटिंग अरेंजमेंट हाई लेवल ले आता, 5 क्लास पढ़ाता ही नहीं। तो इन बच्चों का नुकसान है, सीधा हाई लेवल ले आता तो इनको कुछ समझ में ही नहीं आता। इन बच्चों का नुकसान है अगर सिर्फ मैं वो कराऊं तो किसी का नुकसान नहीं है भाई। मैं अपने अकॉर्डिंग आपके एग्जाम से पहले करा दूंगा। आपके एग्जाम से पहले पूरा टारगेट है मेरा, और मुझे पता है कि किस एग्जाम में क्या आता है। तीसरी चीज, किसने कहा, किस ग्रंथ में लिख रखा है कि सीजीएल में अभी जो करा रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? आज तक नहीं पूछे, इट डजंट मीन कि आगे नहीं पूछ सकता। सीईटी आने वाला है ना, सारा सिलेबस कॉमन होने वाला है, तब क्या करोगे? दूसरी चीज, किस ग्रंथ में ये लिख रखा है कि एसएससी में सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक दे रखा है? टॉपिक दे रखा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये थोड़ी ना कह सकते हो सर जी टॉप सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा, आज तक तो लो लेवल के आते थे, अब हाई लेवल आ गया, की बार क्यों आ गया, मैं तो केस करूंगा एसएससी पे। नहीं कर सकते। सिलेबस में रीजनिंग दे रखा, रीजनिंग मींस व्हाट? कंप्लीट रीजनिंग। यूपीएसआई के बच्चों ने 2017 में केस किया था टीसीएस के ऊपर, क्योंकि यूपीएसआई के एग्जाम में बिना बताए इनपुट आउटपुट दे दिया, बिना बताए बैंकिंग का सिलेबस दे दिया, बिना बताए कोडिंग इक्वलिटी दे दिया, बिना बताए दे दिया। बच्चों ने केस कर दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बच्चों को ऐसा सुनाया था कि टीसीएस केस जीतता था। टीसीएस होती है, कई बच्चे तो पूछते हैं टीसीएस क्या होती है? टीसीएस होती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है एग्जाम कंडक्ट कराने में, एग्जाम बनाने में। तो टीसीएस केस जीता था। यूपी हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि टीसीएस ने यह दावा किया था रीजनिंग मींस व्हाट? रीजनिंग मींस रीजनिंग, और मैं कोई भी रीजनिंग दो, ये थोड़ी ना कि मैं इनपुट आउटपुट नहीं पूछ सकता। एनालिटिकल रीजनिंग, फिर बच्चे बोले सिलेबस में क्यों नहीं दिया? टीसीएस ने कहा, मैंने एक वर्ड यूज किया था एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, बोला उसमें सारी रीजनिंग आ गई।
मैं तो दूंगा इनपुट आउटपुट, टीसीएस केस जीता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाई लेवल नहीं आ सकता। तो ये बच्चे तो ये पढ़ो ही। 2017 में सबसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट यूपीएसआई सेलेक्ट होने की वजह यही है। ये जो मैंने अभी स्पीच दी है ना, ये मैंने उन बच्चों को स्पीच दी थी 2016-17 में जो बैच बने थे मुखर्जी नगर में जब पढ़ाता था, कि भाई ये करके जाना, ये मत सोचना। और बच्चे जो करके गए थे वो बोले गुरुजी मजा आ गया, हमारा तो सिलेक्शन हो गया, केस वेस होता रहे, मौज होगी, हम ये पढ़ के गए थे, ये पढ़ के गए थे, यूपी के एग्जाम में अच्छे लेवल की रीजनिंग आई, हम यूपी में दरोगा बन गए। ऐसा ही खेल आपके साथ जिस दिन हो गया उस दिन आप करोगे। और हाई लेवल पढ़ लोगे तो लो लेवल तो और भी लो लगेगा ना। जो बच्चा ये क्वेश्चन सोल्व कर देगा, वो बच्चा, जो बच्चा ऐसी ऐसी कंडीशन के साथ क्वेश्चन सोल्व कर देगा, वो बच्चा 8 बंदों को तो चुटकियों में बैठाएगा। जो बच्चा 12 बच्चों को बैठा सकता है, वो बच्चा 5 को, 6 को, 7 को तो फटाक दे बैठा देगा। तो सिलेबस, जिसने ये कमेंट किया कि पहले एसएससी का सिलेबस करवा दो, एग्जाम आने वाला है, तो यूपी का भी एग्जाम आने वाला है, सारा पढ़ो भाई, सारा, ये भी पढ़ना। मूर्ख हैं वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये इतना हाई लेवल का एसएससी में नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। और वो मूर्खता ज्यादा लोगों में है, आपको पता है। इसी वजह से ना पढ़ने वालों की पॉपुलेशन पढ़ने वालों की पॉपुलेशन से ज्यादा है। मुखर्जी नगर में अगर 500 का बैच बनता है ना, तो उसमें से सिर्फ 50 पढ़ने वाले होते हैं। सॉरी टू से, आप में से भी हैं ऐसे। और उन 50 में से ना 5 सीरियस होते हैं और उन 5 का सिलेक्शन होता है। हर टीचर का बता रहा हूं मैं, क्योंकि टीचर की बात वो मानते नहीं, चीजों को वो सोचते नहीं, खुद का दिमाग चलाते हैं, खुद के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। टीचर बोलता है कि भाई ये पढ़ के जा, स्टूडेंट बोलता ना मैं तो दूसरा पढ़ूंगा। पढ़ ले, फिर अगले साल दिक्कत होगी। हाँ, हरियाणा एसआई भी नाम अदर स्टेट ले दिया ना तो सारे ना हो गया भाई, हरियाणा एसआई ठीक है। हाँ, ये है कि भाई सिलेबस अच्छे से होगा, ठीक। मेरी क्लास में सिलेबस अच्छे से होगा, उसकी मेरी जिम्मेदारी है यार। मैं 4 क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट खत्म कर सकता था, मेरा टाइम बचता, मेरी एनर्जी बचती। 3 क्लास के बाद बोल देता। बोलते नहीं है टीचर, मैंने देखा नहीं है। मैंने क्या कहा, पूरे ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स के जितने भी पेड बैच है ना, जितने भी फन एकेडमी, ये एकेडमी, वो एकेडमी, दुनिया पूरी इंडिया के टीचर्स की, सारे टीचर्स के पेड बैच, सारे टीचर्स के पेड बैच एक तरफ रख लेना और मेरा पेड बैच एक तरफ रख लेना। पूरे इंडिया में एक भी टीचर अगर मेरे से ज्यादा पढ़ाता मिल जाए तो मैं मार कर छोड़ दूंगा। पूरे इंडिया में एक भी टीचर अगर किसी ने मेरे से ज्यादा पढ़ा दिया तो, किसी ने किसी बैच, सारे टीचर्स के बैच खरीद रखे मैंने, आपको पता है। आपने नहीं खरीदे, मत खरीदना भाई, मैंने खरीद रखे सारे टीचर्स के। ये देखने के लिए हो क्या रहा है मार्केट में। ऐसे ऐसे भी टीचर देखे हैं। एक क्लास एसएससी की सिटिंग अरेंजमेंट, एक क्लास बैंक की सिटिंग अरेंजमेंट, बोलते हैं वो हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, बोला अब आप प्रैक्टिस कर लेना। चलो, मैं 3 क्लास में एसएससी की सिटिंग अरेंजमेंट करा देता, 2 क्लास में बैंक की सिटिंग अरेंजमेंट करा देता, बोल देता हो गया भैया अब आप प्रैक्टिस कर लेना, खत्म। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक आपको पता ही नहीं, आपको थोड़ी ना पता। पहली क्लास लेकर के लेफ्ट राइट समझा करके, हुई समझा करके बोला अब प्रैक्टिस कर लेना, खत्म। करवा क्या रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करवा रहा हूं। चलो सर, मेरे को तो मजा आ रहा है। कल की क्लास अवेलेबल नहीं है, कल क्लास हुई ना, आज हुई है। मजा तो सबको आता है। इस कोर्स की वैलिडिटी क्या है, कोर्स की वैलिडिटी हमेशा पड़ी रहेगी आपके पास, बट वीडियो के नीचे वीडियो कोटा ड्यूरेशन चलती रहती है, उस ड्यूरेशन से ज्यादा नहीं देख सकते आप, ठीक है। वो ड्यूरेशन चाहे आप 2 साल बाद खत्म करना। आ जाओ भाई। छह लोग बैठे। मुझे उस बात पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो बच्चा कम पढ़ने के लिए और जल्दी करने के लिए बोलता है कि कम में बहुत कुछ मिल जाए।
कई लोग तो मेरे को मुखर्जी नगर में ऐसे मिलते हैं, बोला गुरुजी कोई इंग्लिश की ऐसी बुक बता दो, एक ऐसी बुक बता दो उससे नैया पार हो जाए। मगा होली नैया पार, एक बुक से नैया पार होने लगी तो माँ बच्चे जितनी सीट है ना उससे 5 गुना ज्यादा बच्चे तैयार होके बैठे हैं, बोला आने दो एग्जाम में। और बोला एक बुक बता दो कोई ब्रह्मास्त्र, ऐसे मैथ की ढूंढते हैं कोई एक बुक मिल जाए, जबकि बच्चे 5 बुक को 5 बार सोल्व करते हैं। चलो आ जाओ भाई। हाँ यहां देखो भाई, तो साउथ फेसिंग में है ABCDEF, ऊपर वाली लाइन में ABCDEF और नीचे वाली लाइन में PQRSTV। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने, इन द गिवन सिटिंग एलिमेंट V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, V S के दाएं तीसरे स्थान पर है, V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S। ठीक है, V S के दाएं तीसरे स्थान पे है और PQRSTV नीचे बैठे हैं। ठीक है, अब दाएं तीसरे स्थान पे है S फेस F एंड F इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड। F का विपरीत S है, S के विपरीत F है और F अंतिम छोर पर नहीं बैठता है, अंतिम छोर पर नहीं बैठता है। अब देखो VS के दाएं तीसरे स्थान पे है, S यहां मान लिया, तो S के अपोजिट कौन बैठेगा, S के अपोजिट कौन बैठेगा, S के अपोजिट बैठेगा F, तो F यहां जाएगा और F अंतिम छोर पर हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, जो कि हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो S यहां हो सकता है। VS का तीसरा दाएं है और S के अपोजिट F है, F अंतिम छोर पर नहीं है। यहां भी हो सकता है कि S यहां हो और V यहां हो, S यहां हो V यहां हो, तो एक और कंडीशन ये भी बन सकती है, S यहां हो V यहां हो और S के अपोजिट V F है। ठीक है, उसके बाद D sits third to the right of S, D sits third to the right of C, sorry, D sits third to the right of C। यहां हिंदी में ये लाइन कहां गई, हाँ ये रहे, D C के दाएं तीसरे स्थान पे है, D C के दाएं तीसरे स्थान पे ऊपर वाली लाइन में होंगे D C, और R C के सामने है, D C के दाएं तीसरे स्थान पे और R C के सामने है। अब देखो हो सकता है राइट है वो ऊपर वाली लाइन में है ABCD और ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट राइट बदल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट राइट बदल जाएगा, D C के थर्ड राइट है, ऐसा हो सकता है C यहां हो D यहां हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल थर्ड राइट इस तरफ होगा, C यहां नहीं हो सकता, यहां F है, C यहां हो सकता है D यहां हो, ऐसा हो सकता है, C यहां हो सकता है D यहां हो, इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है C यहां हो D यहां हो, ऐसा हो सकता है C यहां हो D यहां हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें भी दो कंडीशन बन रही है, C यहां हो D यहां हो, देखो इसमें भी CD की दो कंडीशन, इसमें भी CD की दो कंडीशन। ठीक है, D थर्ड राइट है, R फेस C, द वन फेसिंग E सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ P। ठीक है, R फेस C, R C के विपरीत है, R C के विपरीत है, इस C के अकॉर्डिंग ये R होगा, इस C के अकॉर्डिंग ये R होगा, इस C के अकॉर्डिंग ये R होगा और इस C के अकॉर्डिंग ये R होगा। ठीक है, R C के सामने है, वह जो E के सामने है P के दाएं तीसरे स्थान पे है, वह जो E के सामने है P के दाएं तीसरे स्थान में है। अच्छी लाइन है, E P के दाएं तीसरे स्थान पे नहीं है, द वन फेसिंग E, E का जो विपरीत है ना, E का जो विपरीत है वो P के थर्ड राइट है, वो P के थर्ड राइट है। किसके विपरीत, E के जो विपरीत है, P के थर्ड राइट है। ठीक है, अब देखो E कहां कहां हो सकता है, E यहां नहीं हो सकता क्योंकि E के जो विपरीत है वो P के थर्ड राइट बनेगा, यहां तो जगह ही नहीं है P का थर्ड राइट बनने के लिए, E यहां नहीं हो सकता। अब कहोगे आप गुरुजी यहां क्यों मान रहे हो, यहां तो ऑलरेडी D बैठा है, D फिक्स कहां है भाई,
ई यहां नहीं हो सकता क्योंकि ई का जो विपरीत है वो थर्ड राइट है पी के। ई यहां हो सकता है, ई के जो विपरीत है वो थर्ड राइट है पी के। ई यहां भी हो सकता है, ई के जो विपरीत है वो थर्ड राइट है पी के, पी यहां आ जाएगा। यानी कि ई के लिए दो जगह हैं, ये ई हो सकता है, ये ई हो सकता है, यानी कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई। ई यहां हो सकता है, ई के अपोजिट जो है वो पी के थर्ड राइट है। ई यहां हो सकता है, ई के जो अपोजिट है वो पी के थर्ड राइट है। यानी कि अब फिर दो और कंडीशन बन गई, मत सॉल्व करो इस लाइन को। ई के जो विपरीत है वो पी का थर्ड राइट है, मतलब बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे कंडीशन आएगी। इस लाइन को अभी सॉल्व मत करो। B एंड P डू नॉट एट एक्सट्रीम एंड। अब बात बनेगी B एंड P डू नॉट एट एक्सट्रीम एंड। B और P अंतिम बिंदु पर नहीं है, B और P अंतिम बिंदु पर नहीं है। अब बात बन गई P अंतिम बिंदु पर नहीं है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग P फिक्स हुआ और P के जो थर्ड राइट था वो E के विपरीत था, यानी कि E फिक्स हुआ, E फिक्स हुआ। अब E फिक्स हुआ तो ये R नहीं हो सकता क्योंकि C के विपरीत R था। ये C गया तो ये D गया, और C के विपरीत R था तो ये R गया, तो ये R गया। अरे यार सब मिट गया। जैसे ये R गया, यहां से R गायब हो गया, ये V था ना, ठीक है। P का जो थर्ड राइट था वो E के विपरीत था और C के अपोजिट R था, और C के अपोजिट R था तो R फिक्स। इस कंडीशन में तो क्वेश्चन ये बनेगा। क्लियर? C के विपरीत ही R था ना, D थर्ड R फेस C, ठीक है। क्लियर? इस कंडीशन में आ जाओ। इस कंडीशन में क्या क्या था? P अंतिम बिंदु पर नहीं है, ऐसे ये था। P अंतिम बिंदु पर नहीं है, P यहां नहीं हो सकता, P यहां हो सकता है। इसका थर्ड राइट यहां पे जो बंदा होगा वो E के विपरीत है, यानी कि E फिक्स हुआ। इस कंडीशन में E फिक्स हुआ, और E फिक्स हुआ तो C फिक्स हुआ, C फिक्स हुआ तो D फिक्स हुआ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। दोनों कंडीशन अभी तक चल रही हैं। कितनी बेशरम कंडीशन अभी तक एक कंडीशन गायब नहीं हुई है, दोनों चल रही हैं कि P का थर्ड राइट जो बंदा है वो E के विपरीत है, P का थर्ड राइट जो बंदा है वो E के विपरीत है, P का थर्ड राइट जो बंदा है वो E के विपरीत है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। B और P अंतिम बिंदु पर नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में B अंतिम बिंदु पर नहीं है तो B फिक्स। इस कंडीशन में B दोनों जगह आप पे आ सकता है। B अंतिम बिंदु पर नहीं है। T इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V, T V का पड़ोसी नहीं है। C के अपोजिट R तो फिक्स करो पहले इसमें, और V भी तो फिक्स था। अरे यार वो मिटने की वजह से V थर्ड टू द राइट ऑफ S, V भी तो फिक्स था। हाँ चलो अब पढ़ो। T इज नॉट नेबर ऑफ V, T V का पड़ोसी नहीं है। देखो T V का पड़ोसी नहीं है तो ये हो सकता है, T V का पड़ोसी नहीं है तो ये हो सकता है। दोनों कंडीशन सही चल रही है, अभी दोनों कंडीशन सही चल रही है। उसके बाद नॉट नेबर ऑफ V, A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ C, A C का पड़ोसी नहीं है। अब देखो बिल्कुल लास्ट लाइन ने यह प्रूव किया है कि यह कंडीशन गलत। लास्ट लाइन ने प्रूव किया है कि A C का पड़ोसी नहीं हो सकता, A C का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो यह कंडीशन सही।
ये कंडीशन सही तो क्वेश्चन सोल्व। ए सी का पड़ोसी नहीं हो सकता। यहां क्या बच गया, क्यू बच गया, तो ये सही ये गलत। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया। और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से ना ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनते हो आप लोग, आपका दिमाग भी तेज होता है। दिमाग तेज होता है तो आपकी जीएस भी तेज होती है, इंग्लिश भी तेज होती है, मैथ भी तेज हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन को तो हर बच्चे को सोल्व करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन सोल्व करवा दिया, ये भी हो गया। ये आप खुद करना, ज्यादा टिपिकल नहीं है, ठीक है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी आप खुद कर लेना। 7 लोग हैं एक, ठीक है। चलो, बस बाकी मैंने करा दिए, ठीक, सारी सीट के। चलो, ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू, लव यू ऑल। अब आपकी 4-5 दिन की छुट्टी है, ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में, ठीक। अगर रिकॉर्डिंग हो पाई, अभी हुई नहीं है भाई, आज रात को या कल हो पाई तो मैं चैप्टर की रिकॉर्डिंग दे जाऊंगा, नहीं हो पाई तो बाद में ही मिलेंगे फिर, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।